जी, तो लोगों को ना ऐसा लगता है कि आप आए, टीवीएफ मिला और आप स्टार बन गए। बट ये असल, मैं जानता हूँ ये असल कहानी नहीं है। वो असल कहानी जानना चाहता हूँ जो आपका स्ट्रगल फेस था, जो जिस तरीके जो कठिनाइयाँ आपने झेली और तब जा कर के आज आप जीतू भैया बन पाए। बड़ा ही अजीब सा फेज था वो लाइफ का कि कुछ वैसा हुआ था कि 3-4 मेरी चीज़ें थी, वो सब कैंसिल होती चली गई। जिस दिन कोटा ऑफर हुआ था उस दिन वो मेरा काफ़ी दुख भरा दिन था। उस दिन मैं काफ़ी रोया। मैं रिमेम्बर आप सलमान सर के गेस्ट बन के गए थे बिग बॉस पे। लोग सलमान खान को बुलाते हैं गेस्ट बना के, आपको उन्होंने बुलाया। वो कैसा था एक्सपीरियंस? मिस्टर अमिताभ बच्चन तो उन्होंने बहुत कमाल की फिल्में की हैं उस टाइम पे। ऋषिकेश मुखर्जी की भी फिल्में की हैं और बहुत आर्ट फिल्में भी की हैं। पठान में भी ये चल कर पुल ऑफ हो जाता है। करेक्ट। वो एक क्वालिटी है। जीतू, जो आज की तारीख में जो भी फिल्में चल रही है, जो बॉक्स ऑफिस में से बेस्ट एग्जांपल इज 12th फेल जो आई, उस तरीके का कंटेंट आज की तारीख में चल रहा है और वहीं एक तरफ बड़े बड़े स्टार्स की फिल्म गिर भी रही है। तो इस सिनेरियो को आप किस तरीके से देखते हैं? आई थिंक वो डर बहुत जायज़ है। साउथ इंडस्ट्री देख रहे हैं धीरे धीरे हावी होती चली जा रही है, साउथ सिनेमा हावी। हाँ हो रहा है, लेकिन ऐसा पहले भी हुआ था। 80s में भी ऐसा हुआ था। गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड यार, ये इसमें कुछ है क्या पानी? ये अपन अवॉइड कर सकते हैं कॉन्वर्सेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन कॉन्वर्सेशन विद ईशान। आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, कोई और नहीं, आप सबके चहीते, और आप सबके इतने सारे मैसेजेस आए थे कि उनको आप प्लीज़ लेके आइए। तो आज हमने उनको रिक्वेस्ट की और उन्होंने टाइम निकाला, आप सबके लिए वो आए हैं। जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी यार ईशान। जीतू, मेरे को सोशल मीडिया पे मैसेजेस आ रहे थे आपको लेकर के कि जीतू भैया को लेकर के आओ। तो मैंने एक चीज़ देखी कि हर जनरेशन में, जैसे ये शाहरुख सर के समय आई रिमेम्बर, तब एक बार हुआ था कि भले माँ हो, भले बेटी हो, या उससे नीचे की जनरेशन हो, हर जनरेशन पे उनको लाइक किया जाता था या उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी। सेम कुछ मैं आपके लिए देखता हूँ कि आपको हर जनरेशन प्यार करती है। इतना प्यार किस तरीके से आप लेते हैं? आई थिंक हाँ, एक तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसा हो रहा है। एंड आई थिंक ये बहुत सारे एक्टर्स का ये ड्रीम होता है कि ऐसा हो कि उसको मतलब उसको जो उसके काम के लिए बहुत सारा हर एज के ग्रुप से उसको अप्रिशिएशन मिले। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मेरा कंटेंट हर एज के ग्रुप में कंज्यूम किया जा रहा है। तो ग्रेटफुल फील होता है कि जो काम करने आए थे फाइनली वो अब उसका मेहनत का फल मिल रहा है और इस तरह से मिल रहा है। तो इट फील्स रियली नाइस। बाकी आई थिंक हाँ, ये सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ द कंटेंट, जो जिस तरह का कंटेंट का मैं पार्ट रहा हूँ थैंकफुली। जो कि ऑफ कोर्स मतलब अगर उसको पसंद वो कंटेंट ये था कि अगर ये एक बार हिट करता है लोगों के बीच में तो हर एज के साथ हिट करेगा, हर एज के लोग इस कंटेंट को देख सकते हैं। तो आई थिंक ये उसी वजह से है कि मैंने जिस तरह की भी कहानियाँ की हैं, लाइक चाहे वो पंचायत हो, चाहे कोटा फैक्ट्री हो, चाहे पिक्चर्स हो, तो वो अलग अलग एज ग्रुप के लोग साथ में मिलके देख सकते हैं। एंड बीइंग इनटू दिस इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मेरे को भी कई बार प्रॉब्लम होती है एक्टर्स को अप्रोच करने में या एक्टर्स तक पहुंचने में। भले आपके कितने अच्छे रिलेशन हो, एक बैरियर होता है, एक मैनेजर का बैरियर होता है, पीआरस का बैरियर होता है, पूरी एजेंसीज का बैरियर होता है। बट आपके लिए आपके फैंस को अप्रोच करना बहुत ईजी है, आप मिल जाते हैं उनको। ये कैसे, आपने कभी ये बैरियर आपको नहीं लगा कि यार ये होना चाहिए, सब इतनी चीज़ें होनी चाहिए? आई थिंक ऐसा कभी लगा नहीं कि इतने सारे बैरियर्स होने चाहिए। तुम चाहते हो कि बैरियर्स जितने कम हो उतने ज़्यादा अच्छा है। बट ऑफ कोर्स मतलब कुछ एक पर्सनल स्पेस होता है, कुछ एक चीज़ें होती हैं वहाँ पे तुम चाहते हो कि हाँ यहाँ पे आई नीड माई स्पेस। अदरवाइज लाइक आई डोंट माइंड कि मतलब लोग मिल रहे हैं और डायरेक्टली मिलते हैं और डायरेक्टली मिल के कहीं भी पहुँच के बात करते हैं, तो आई डोंट माइंड दैट। एंड बात करने में कोई भी एतराज़ नहीं है। मतलब चाहे मैं किसी की अपने फैमिली के साथ हूँ, चाहे अपने दोस्तों के साथ हूँ, अगर मैं अपना पर्सनल मोमेंट भी इंजॉय कर रहा हूँ, अगर कोई उस टाइम पे आके बात करना चाह रहा है,
एंड तो उसमें बहुत इशू नहीं होता मुझे। बट उस मोमेंट पे अगर कोई पर्सनल स्पेस उसमें कोई फोटो खिंचाने तो उसमें बड़ी तकलीफ होती है। मैं कहीं सेंटर में बैठा होता हूँ, फिर वहाँ से निकल के फोटो खिंचाना, क्योंकि बैठे बैठे फोटो खिंचाना भी रूड होता है, तो वो बड़ा तकलीफ वाला हो जाता है। फिर मुझे कहना पड़ता है कि अभी फ़ोटो मत लो, बट अगर कुछ बात करनी है तो मैं कर सकता हूँ किसी भी स्पेस में। तो वैसा है। एंड इसका रीज़न बहुत ज़्यादा है कि क्योंकि जिस जनरेशन ऑफ एंटरटेनमेंट में हम लोग आए वो बहुत अलग जनरेशन थी। आई थिंक हमारे एम थे कि हम फिल्म्स बनाएंगे, यही दो ऑप्शन थे। फिल्म्स देख के हम लोग इंस्पायर हुए हैं कि हाँ एक्टिंग करने चलते हैं या कुछ लिखते हैं या फिर कुछ उस तरह का काम करते हैं। बट जैसे ही हम यहाँ पे आए, एक नई चीज़ आई थी मार्केट में, विच इज़ यूट्यूब। करेक्ट। कि ठीक है, तो वहाँ पे हमने वीडियोस बनाना चालू किए एंड उसमें समहाउ मतलब बहुत ही मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा कि वो किस तरह का स्टारडम हमें मिला। मतलब वो वैसा स्टारडम था कि हम रातों रात, मतलब इन फ्यू वीक्स हम लोग बहुत फेमस हो गए, हमारा कंटेंट चल गया, ठीक है, लोगों को हम पसंद आने लगे। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे मतलब स्क्रीन पे जिस तरह से चीज़ें सुंदर दिखती हैं या ऐसी चीज़ें लगती हैं कि ये हमारे लिए अनअचीवेबल है टू अप्रोच, मतलब ये अनअप्रोचेबल है, वैसा लगता है। तो वो जब हम स्क्रीन पे दिखते थे तो वैसा नहीं लगता था। बिल्कुल ठीक है, वो इसी वजह से हुआ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी। लाइक जब मैं पहली बार कैमरा के सामने आया तो शायद उतने अच्छे से मेकअप और कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग भी नहीं थी। तो जो मेरे कपड़े थे वही पहन के मैं आ गया, बिना मेकअप के आ गया, तो वो लोगों को लगा कि हाँ हम भी ऐसे हैं। सो वो कनेक्टिविटी को से स्टार्ट हुआ, वो जो भी जिस चीज़ की तुम बात कर रहे हो कि आज कोई भी फैन या कोई भी फॉलोअर जो होता है जो मेरे काम को फॉलो करता है वो डायरेक्टली आके मुझसे मिल सकता है, बिकॉज वो रिलेटेबिलिटी, वो कनेक्टिविटी उस वजह से आई। क्योंकि शायद कहीं ना कहीं, मतलब ऑफ कोर्स मैं किसी फिल्मी बैकग्राउंड से हूँ या कभी ऐसे एम्स, मैं तो अपन तो वो लोग हैं ना यार जो फिल्में देख के मतलब हर टाइम फिल्म्स अपने लिए कुछ हुआ करती थी, वही एक एंटरटेनमेंट हुआ करता था, पूरे दिन भर फिल्मों की बातें। तो कभी सोचा नहीं था कि हम भी उस साइड हो सकते हैं। करेक्ट। तो और ये वाला जो नंबर है बहुत बड़ा है, मतलब कंट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सो मैं भी उधर से ही हूँ और उधर से इधर पहुँचा हूँ, तो ऑफकोर्स वो कनेक्टिविटी लूज़ नहीं हुई कभी भी। शायद इसलिए लोगों को लगता है, मैं कहीं पे भी अगर ट्रैवल भी कर रहा होता हूँ, एयरपोर्ट पे बैठा होता हूँ या रेस्टोरेंट में भी होता हूँ, तो लोगों को लगता है कि हाँ जाके मिला जा सकता है। तो इसलिए है शायद वो कनेक्शन। तो कभी ये अक्सर लोगों के सर पे चढ़ जाता है ये चीज़ें, तो खुद को कैसे रोकते हो आप ये चीज़ें अपने सर पे चढ़ने से? मेरे भी सर पे चढ़ता है। चढ़ता है? ये तो ऐसी चीज़ें, हाँ मतलब इतना प्यार मिलता है, तुम उस प्यार के यूज टू होते हो एंड तुम एक्सपेक्ट करने लगते हो कि उतना प्यार मिलता रहे। तो जहाँ पे भी वो तुम उस आई थिंक उस अटेंशन के उस कई बार मतलब ये काइंड ऑफ, मतलब तुम्हारी इच्छा है तो ये कि यार मैंने कुछ परफॉर्म किया, मेरा काम लोगों ने देख लिया, मेरा काम ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख लें, ये सिर्फ तुम्हारा इंटेंशन होता है। बट फिर तुम्हें एक एक्स्ट्रा अटेंशन मिलने लगता है, काम को तो मिल ही रहा है। फिर तुम जैसे कहीं बाहर जा रहे हो या कहीं बैठे हो तो भी तुम्हें ज़्यादा एक एक्स्ट्रा प्रायोरिटी मिलती है, एक एक्स्ट्रा अटेंशन मिलता है, उसके तुम एडिक्ट हो जाते हो। तो वो जब भी कभी मिसिंग लगता है तो तुम्हें फील होता है एंड तुम थोड़ा सा अलग बिहेव कर सकते हो कभी, तो उसको बोल सकते हो कि हाँ इसके सर पे चढ़ गया। अच्छा। तो वैसे मोमेंट्स भी आते रहते हैं, ऐसा नहीं है। बट आई थिंक वो है, मतलब वो उतना प्यार मिल गया तब वो कभी मिसिंग लगता है तो वो होता है जी। तो लोगों को ना ऐसा लगता है कि आप आए, TVF मिला और आप स्टार बन गए, बट ये असल, मैं जानता हूँ ये असल कहानी नहीं है। वो असल कहानी जानना चाहता हूँ जो आपका स्ट्रगल फेस था, जो जिस तरीके जो कठिनाइयाँ आपने झेली और तब जा कर के आज आप जीतू भैया बन पाए, वो कठिनाइयाँ कैसे है? आई थिंक मुझे लगता है कि जब चीज़ें अच्छी होने लगती हैं और सारी, तो तुम वो जो हार्डशिप्स हैं उनमें जो बहुत तुम्हें लग रहा होता है, तुम्हारा दिल बैठ रहा हो, उन चीज़ों को धीरे धीरे तुम भूलते जाते हो और तुम्हें हमेशा पास्ट मेमोरीज में भी अच्छी चीज़ें याद रहती हैं। जैसे मुझे याद है कि कई बार ऐसा लगता है कि यार वो बड़ा अच्छा फेज था जिस टाइम पे तुम वीडियोस बना रहे थे, ठीक है, तुम सोच रहे थे कि अच्छा पिछला वीडियो चला नहीं, ठीक है, पिछले वीडियोस को उतने अच्छे व्यूज़ नहीं मिले या उतने ज़्यादा कमेंट्स नहीं आए, लाइक डिसलाइक रेशियो में हम लोग बहुत उलझे रहते थे कि लाइक डिसलाइक रेशियो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें तुमको लगता है कि हाँ 4 नहीं चलते और 2 चल जाते हैं और उससे काफ़ी फिर बैलेंस हो जाता है। 2 इतने ज़्यादा चल जाते हैं कि पिछले 4 लोग भूल जाते हैं। एक तो इस मीडियम की सबसे अच्छी बात ये थी कि जो अच्छा है वही चलता है और जो नहीं वर्क किया वो अपने आप निकल जाता है। जैसे फिल्मों के साथ ऐसा नहीं है, फिल्में लोग याद रखते हैं कि यार वो फिल्म बड़ी फ्लॉप हुई थी, ठीक है, और वो तुम देख भी पाते हो। अगर फिल्म अच्छी नहीं बनी किसी
रीजनों से, तो वो तुम देख भी पाते हो। अगर तुम दोबारा उस फिल्म को उठा के देखोगे तुम वो लगेगा कि हाँ यार ये बनी तो सही नहीं है, इसमें ये लाइन अच्छी नहीं है या इसमें परफॉर्म अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, तो तुम वो चीज़ें ढूंढ सकते हो। बट यहाँ पे समहाउ ऐसा नहीं है, जो काम नहीं चलता वो पता नहीं कहाँ दब जाता है, और ठीक है लोगों तक पहुँचता ही नहीं है। तो लोग ऐसा पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि यार उसमें, और जो पॉपुलर हो रहा है वो समहाउ इसलिए पॉपुलर हो रहा है क्योंकि वो लोगों को पसंद आया है और उस लोगों ने उसमें अच्छाइयाँ देखी हैं, तो फिर तुम्हें बुराइयाँ नहीं दिखती। तो ऐसा लगता है कि हाँ सिर्फ अच्छा ही काम आ रहा है, बट आई थिंक हर तरह का काम किया है। मेरे वीडियोस फ्लॉप भी हुए हैं, ठीक है, मेरे वीडियोस ऐसे भी आए हैं जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है, ठीक है, मेरी बहुत सारी फिल्म्स और बहुत सारी सीरीज़ ऐसी भी हैं जो मैंने की हैं और बट लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो वैसे वाली चीज़ें हैं। बट आई थिंक ये इस प्रोफेशन का बोलो या किसी भी प्रोफेशन का पार्ट ही है, तुम्हें दोनों चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। बट जैसे तुम आगे बढ़ जाते हो लाइफ में, तो तुम किसी भी अपने पास में किसी भी चीज़ को उठाओगे तो उसमें तुम अच्छी चीज़ें याद करना चाहोगे। तो ऑफकोर्स कठिनाइयाँ हुई, बट तुम मूव ऑन कर जाते हो। नहीं तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि जितने भी लोग बम्बई घूमने आ रहे हैं, अगर आपको एक्टर्स से मिलना है तो आप अंधेरी, बांद्रा ये सब एरिया हैं, बट एक सुपरस्टार है जो पवई में ही रहते, पवई के बाहर नहीं निकलते। ये क्या है, पवई का प्यार क्या है? आई थिंक जब मैं आया था मुंबई पहली बार, आई थिंक कॉलेज से निकलते ही मुंबई आ गया था। तो ऑफकोर्स शुरू में जो हमने जिन घरों में मैं रहा हूँ मुंबई में, तो ऑफकोर्स एक कमरे में 3-3 लोग, 2-2 लोग, तो उस तरह की हालत में रहे। और मतलब मुंबई मानसून में ही आया था, तो बहुत अलग तरह की वाइब होती है। अगर घर छोटे हों तो क्योंकि तुम्हारी आदत नहीं होती। अगर तुम नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हो तो तुम्हारी आदत होती है कि थोड़ा खुला थोड़ा पेड़ हो आसपास, ठीक है, गाड़ी भी घर के अंदर पार्क होती है, गाड़ी भी घर के अंदर पार्क होती है, मतलब तुम्हारी जगह होती है, मतलब तो पड़ोसी का घर भी तुम्हारा घर होता है। वहाँ पे ऐसी वाइब होती है कॉलोनीज में। तो वो यहाँ पे सिचुएशन नहीं थी, छोटे कमरे, छोटा सा हॉल। तो कहीं ना कहीं ये था कि यार घर में थोड़ी ऐसा हो कि थोड़ा खुला हुआ घर हो, थोड़ा बड़ा घर हो, वो इस एरिया में पॉसिबल ही नहीं था उस टाइम। तो पहली बार मैं जब दोबारा मैं मुंबई आया, फिर मैं यहाँ से चला गया, 7-8 महीने मैंने जॉब की। उसके बाद जब मैं मुंबई आया वापस, तब मैं चाह रहा था कि यार कुछ घर मिले तो अच्छा मिले, बट वो मैंने खूब ट्राई किया। इधर का वैसा है नहीं। एंड पवई उस टाइम पे नया था, और समहाउ मुझे पता चला कि मेरे दोस्त का वहाँ पे खुद, मेरे एक कॉलेज का क्लोज फ्रेंड है, उसका खुद का फ्लैट है। तो कहीं से पता चला कि हाँ, मैं घर ढूंढ रहा था, वहाँ तक बात पहुँची। उसने बोला कि हाँ, उसने बताया नहीं कि मेरा घर है, उसने बोला कि एक घर खाली है, अच्छा, और वहाँ पे बिना सिक्योरिटी के और तुम डायरेक्ट रेंट भर के रह सकते हो। मैं गया और मुझे लगा कि बहुत सस्ते में दे रहा है यार, ये कैसा घर है। और मैं गया तो बहुत अच्छा लगा मुझे घर। मुझे लगा कि इतने सस्ते में मुंबई में तो पॉसिबल ही नहीं है, वो दूर था, और मुझे लगा कि रोज़ मुझे ऑफिस आना पड़ेगा, TVF ऑफिस आना पड़ेगा, और काफ़ी दूर है, लाइक मतलब अगर ऑटो से जाऊँगा तो मैं मतलब उतने पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। करेक्ट। बट फिर भी मुझे लगा कि घर बहुत सही है, तो देखा जाएगा। तो समहाउ मैंने वहाँ पे रुका, एंड आई थिंक 1-2 साल में थैंकफुली मेट्रो आ गई थी, वो वाला रूट कनेक्ट हो गया था, साकिनाका टू वर्सोवा। सो बहुत ईजी हो गया था मेरे लिए। तो आई थिंक रास्ते भी ईजी हो गए, एंड समहाउ IIT के पास है, और पूरा बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिस हैं। तो मेरे जो IIT के सारे फ्रेंड्स हैं वो वहीं पे मेनली जॉब करने आए थे। तो मेरे फ्लैट में काफ़ी लोग रह के जा चुके हैं, मेरे क्लोज फ्रेंड्स, मेरे फ्लैटमेट्स बनते थे, फिर वो शिफ्ट हो जाते थे, फिर कोई दूसरा दोस्त आता था, वो भी कॉलेज के कहीं ना कहीं। तो एक 4-5 साल तो यही चला कि जो भी मुंबई आता था पहले मेरे फ्लैट पे आता था। अच्छा, ये एक अड्डा यही अड्डा है कि हाँ यहाँ पे रहने को मिल जाएगा। और शुरू का जो फेज होता है जब लोग घर ढूंढ रहे होते हैं या सेटल हो रहे होते हैं, वो 1-2 महीने लगते हैं ना मुंबई में जो सेट होने के लिए, तो वो अड्डा मेरा घर बन गया था। तो काफ़ी लोग, मेरे दोस्त लोग वहाँ पे आके रुक के और फिर गए। तो वो एक 3-4 साल वैसे निकले। फिर हर साल सोचता हूँ कि इस साल शिफ्ट हो जाते हैं, फिर लगता है कि यार क्यों, ऐसा ज़रूरत फील नहीं हो रही, तो फिर मैं वहीं रह जाता हूँ। बहुत बढ़िया। बट मैं कहता हूँ कि कहीं ना ये अपब्रिंगिंग होती है इंसान की, जैसे आपने कहा कि वो घर नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंसान के अंदर बचपन से होता है कि वो भले किसी भी मुकाम पे पहुंचे, बट ज़मीन से जुड़े रहने का एक बहुत बड़ा सिंबल होता है ये पुराना घर, पुराने दोस्त। तो पुराने दोस्त अभी भी हैं आपके? हाँ, सभी पुराने दोस्त हैं, मैं मिलता रहता हूँ सबसे। और मैं चाहता हूँ कि मतलब क्योंकि मानसून में एक्चुअली बहुत मेरे लिए से हो जाता है कि बहुत ज़्यादा काम हो नहीं रहा होता। अगर इंडोर कुछ हो रहा हो, ऐड वगैरह शूट हो रहे होते हैं, तो वो होता है। मेनली फिल्म्स अवॉइड ही करते हैं लोग कि मानसून में थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, तो वो चीज़ें नहीं हो रही। तो वो एक टाइम मेरे को बहुत फ्री टाइम मिलता है। और समहाउ लोगों को मुंबई का मानसून ही पसंद है, तो मैं सारे पुराने दोस्तों को
अब तो ऐसा रिचुअल बन गया है कि उस टाइम पे सब लोग दोस्त लोग आते हैं मिलने और हम 5-6 दिन अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, आसपास जाते हैं, थोड़ा मुंबई आउटस्कर्ट्स में ड्राइव करके निकलते हैं। तो वो बड़ा सही सा एक रिचुअल बना है। मतलब पहले ऐसा नहीं था, एक बार हुआ फिर 2 बार हुआ, फिर ऐसा लगा कि चलो हर बार ये एक फेज़ है जिसमें मिलना चाहिए। तो सभी दोस्तों से कनेक्टेड हूँ, मेनली पुराने दोस्तों से, जो भी कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स थे, आई थिंक वही दोस्त हैं अभी तक। आपके कई दोस्त तो मेरे को बताए कि वो इसलिए आपसे मिलने आते हैं कि आप मटन बहुत अच्छा बनाते हैं। आप सबको बता दूं, आपके जीतू भैया मटन बहुत टेस्टी बनाते हैं। जब भी आपको कहीं एयरपोर्ट पे मिल जाए तो एक बार इनका डब्बा जरूर देख लीजिएगा। जीतू, कैसे मटन की रेसिपी कहाँ से आई? नहीं, एक्चुअली ऑनेस्टली मटन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था कभी भी, बट आई थिंक ड्यूरिंग लॉकडाउन जब बहुत सारी रेसिपीज़ लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, लोग घुस गए थे कि हाँ वीडियोस पे बहुत सारे शेफ अपनी अपनी रेसिपीज़ बताते थे, तो वहाँ से मुझे पता चला कि हाँ इट्स इंटरेस्टिंग टू कुक मटन, क्योंकि आई थिंक उसमें काफ़ी टाइम मिलता है, काफ़ी बहुत अलग अलग तरह के मसाले तो आप यूज़ कर सकते हो जो कि आप बाकी सब्जियों में नहीं यूज़ कर सकते। हाँ। सब्जियाँ जल्दी पक जाती हैं, करेक्ट। ठीक है, तो स्पाइस को बनने में टाइम लगता है, और स्पाइस को जितना ज़्यादा देर तुम पकाओगे या जितना ज़्यादा देर किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखोगे तो उतना वो इवॉल्व होता है, उतनी उसकी महक आती है, उतना उसका अरोमा और टेस्ट डेवलप होता है। तो ये बाकी सब्जियों में स्पेस नहीं मिल पाता, ओनली एक ही ऐसी चीज़ है मटन जिसमें तुम स्टे मिलता है, क्योंकि वो लंबे टाइम तक पकता है। करेक्ट। तो मसाले का एक अलग फ्लेवर आता है, तो वहाँ से उस चीज़ में इंटरेस्ट आया कि यार ये ट्राई किया जाए बनाना। तो आई थिंक उससे पहले तक मैं हार्डली मैंने कभी ये रेसिपीज ट्राई की होंगी। फिर उसमें एक रेसिपी मिली जो कि काफ़ी राजस्थानी स्टाइल में जो मटन बनता है, और उसके लिए एक अलग तरह की मिर्च लगती है विच इज़ कॉल्ड मथनिया मिर्च। अच्छा। तो उसका फ्लेवर बहुत ऐसा अर्दी फ्लेवर होता है, मतलब ऐसा लगता है कि तुम, हाँ मतलब वो कि तुम उस मिर्च में ही कुछ बात है बेसिकली। उस मिर्च मिलती है, बम्बई में मिलती है? हाँ आई थिंक अमेजोन पे मिल जाती है। अच्छा। ठीक है। हाँ। अभी मैंने और वहाँ पे जो आई थिंक इस टाइम पे पिस जाती है वो, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे वो सूखी होती है, वो मंगानी होती है। उसके बाद फिर पिसाई हो जाती है उसकी, और फिर वो अगले राउंड का वेट करते हैं। ओके। तो आई थिंक अक्टूबर के आसपास या ठंड में वो मिलती है सूखी हुई मिर्च। अभी मैंने पूछा तो अभी वो पिस गई है इस मौसम में, अगर समर्स में पूछा तो पिस के पैकेट्स में बट के जाने लगी है, वैसे वाला है। तो वो मिर्च आई थिंक एक अलग तरह की राख से बनाई जाती है। अच्छा। सो जिसमें एक अर्दी फ्लेवर होता है, और वो फ्लेवर तुम्हारा ऐसा लगता है कि जैसे तुमने हांडी पे या चूल्हे पे बनाया हो, तो उस तरह का फ्लेवर ऑटोमेटिकली आता है बिकॉज ऑफ दैट मिर्च। सो वो मैंने ट्राई किया तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनी है। बट ऑनेस्टली जो मेरे दोस्त हैं वो हर बार बोलते हैं कि आज अच्छा नहीं बना, ठीक है, और मुझे भी ऐसा फील होता है कि वो बहुत इनकन्सिस्टेंटली चलती है वो चीज़ें, क्योंकि बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनता है वो। अच्छा। आई थिंक उसमें शायद लहसुन और मिर्च और घी और दही ही इंग्रेडिएंट चाहिए, ये 4 चीज़ों से बनता है वो। अब ये 4 चीज़ों में कुछ भी किसी का भी टेस्ट इधर उधर गया तो वो पूरा टेस्ट ख़राब लगता है उसका, क्योंकि जितनी कम चीज़ उतना तुम्हें केयरफुली बनाना पड़ेगा, उतना ही तुम्हें माहिर होना पड़ेगा उस रेसिपी में। तो मैं उतना माहिर नहीं हूँ, बट वंस इन अ वाइल बहुत अच्छा बनता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम लगता है कि हाँ ये नेक्स्ट टाइम का वेट करते हैं, जब नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कुछ चीज़ों का, तो वैसा है। जीतू, इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो आपने भी स्ट्रगल काफ़ी किया है, वो दौर आपने भी देखे हैं। तो एक वो दौर था जब जीतू स्ट्रगल कर रहा था, और आज एक दौर है जब इंडस्ट्री के अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस आर लाइक कॉलिंग अप जीतू का मैनेजर कौन है कि यार एक स्क्रिप्ट है। इस दोनों फेज को किस तरीके से देखते हो? आई थिंक वो जो जिस फेज़ की बात कर रहे हैं, जब हम नए नए थे और जिस तरह का काम करना चाह रहे थे, उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे थे, अलग अलग जगहों पे जाके अलग अलग तरीके से चाह रहे थे कि हमारा ये काम थोड़ा ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए, तब इंडस्ट्री के लोग नज़रों में आएगा ये काम। तो वो जो सारे फेजेस थे, तो वो फेजेस आई थिंक हम अपने आप को ये बताते रहते थे कि हम प्रिपेयर हो रहे हैं फॉर बिगर थिंग्स, फॉर बिगर स्टोरीज, फॉर बिगर फिल्म्स। तो वो टाइम पे अपने आप को यही बोल के रखते थे कि हाँ यार अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा तब अपन करेंगे परफॉर्म। बट उस फेज़ को कभी भी फॉर ग्रांटेडली नहीं लिया कि हाँ यार मतलब ये ऐसे ही है, जब आएगा तब देखेंगे, ऐसा नहीं। उस टाइम पे भी जो भी हो रहा था वो भी उतनी शिद्दत से किया, ठीक है। मतलब एक टाइम था कि वेब शोज़ बहुत कल्चर में आ गए थे, मतलब OTTs नहीं आए थे बट यूट्यूब शोज़ बहुत कल्चर में आ गए थे, और सीरीज़ बनने लगी थी, लाइक बट लॉन्ग फॉर्मेट वाली चीज़ें बनने लगी थी। एंड आई वाज स्टिल डूइंग स्केचेस, जो छोटे 5-5 मिनट के स्केचेस हैं। आई वांटेड टू डू कि अरे मेरे को भी सीरीज़ मिले या मैं भी सीरीज़ का पार्ट बनूं।
तो वो था, बट स्टिल आई वाज, मुझे जो ऑफरिंग आ रही थी वो स्केचेस की थी, कि ये एक फेज़ है जिसमें तुम्हें स्केचेस चलाने हैं और सीरीज जो बन रही है, जो इनके सीजन 2 बन रहे हैं, हमें वही बनाने हैं जो जो पॉपुलर हो चुकी है, एंड साइड बाय साइड कंटेंट आता रहे, इसलिए स्केचेस बनते रहेंगे। तो मैं उन स्केचेस का पार्ट था काफ़ी टाइम तक, बट कभी भी ऐसा नहीं लिया कि यार ये तो स्केचेस ही हैं यार, मेरे को तो कुछ बहुत बड़ा काम करना है या अरे बड़ी लव स्टोरी क्या नहीं। वी हाँ, ऑल लव्ड यू इन दैट स्केचेस, वो जो राउंड टेबल बॉटल एवरीथिंग या। सो साथ में आई थिंक साइड बाय साइड जो भी पॉपुलर सीरीज थी हमारी, लाइक परमानेंट रूममेट्स, ट्रिपलिंग, उन वो सब सीरीज के सेकंड सीजन बनते रहते थे और हम लोग स्केचेस पे फोकस करते थे। तो आई वाज लाइक स्केचेस स्टार, जैसा भी ओटीटी का स्टार बोलते हैं, हाँ वैसे लाइक स्केच का तो एक ही स्टार है। तो हालांकि मुझे कुछ और उस टाइम पे करना होता था, मेरा मन कुछ और था, बट कभी भी स्केचेस को ऐसा नहीं लिया कि फॉर ग्रांटेड कि आज स्केच है तो इसमें क्या मेहनत करनी, ये तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं था। वो प्रॉपर स्केचेस भी मैं पूरा, जिस तरीके से मैं डे वन स्केचेस करता था, पूरा राइटिंग में इन्वॉल्व होके, राइटिंग के पूरे डिस्कशन करके, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या अच्छा नहीं लग रहा, या क्या और कर अपन अच्छा कर सकते हैं बैठ के, तो वो सारी सेटिंग्स मैं करता था राइटर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ बैठ के, एंड टाइम लेता था, ऐसा नहीं कि छपाई हो रही है। क्योंकि एक फेज़ था जिसमें हम लोग बहुत रेगुलरली बनाने पड़ रहे थे हमें, कि भाई अगर 4 दिन में एक स्केच नहीं आया तो फिर कोई पॉइंट नहीं है। करेक्ट। यू हैव टू मेक मोर कंटेंट टू स्टैब्लिश कि अच्छा कंटेंट आ रहा है, वो चैनल स्टैब्लिश करने के लिए कुछ ना कुछ आते रहना बहुत ज़रूरी है। बट मेरा ऐसा नहीं था, मैं टाइम, जब भी मेरे लिए कुछ स्केच आता था तो अपन टाइम लेके बैठते थे उस पर, राइटर्स के साथ प्रॉपर डिस्कशंस होते थे, डायरेक्टर के साथ सेटिंग होती थी, तो मैं उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहता था। कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि यार स्केच है अब जाके एक दिन जाके एक्टिंग करके आ जाएंगे, वैसा नहीं था कभी भी, एटीट्यूड वो नहीं था। सो अभी भी अभी भी बहुत कुछ अचीव करना है इन लाइफ, मतलब मेरे बहुत एम्बिशंस हैं स्टोरीज़ को लेके, स्क्रीन प्लेस को लेके, जिस तरह की फिल्में मैं देखना पसंद करता हूँ या जिस तरह की फिल्में मैं करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, वो सब करना बाकी है अभी। सो बट जो भी चल रहा है, जो भी मुझे ऑफ़र हो रही हैं चीज़ें, मैं पूरी शिद्दत से काम करता हूँ, चाहे मतलब क्योंकि अगर मेरी शिद्दत, अगर मेरे लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। वो बिल्कुल। डायरेक्टर के लिए वो इतनी ही इंपॉर्टेंट कहानी है, मतलब उसने उसमें टाइम लगाया है, उसने अपनी लाइफ के अप डाउन्स देख के वो कहानी तक, उस कहानी तक पहुँचा है। तो वो इम्पॉर्टेंट समझना बहुत ज़रूरी है वंस यू आर कमिटेड टू दैट प्रोजेक्ट। तो भले ही तुम्हें लग रहा हो कि यार इसमें मुझे एज एन एक्टर या मुझे एज पर्सनल उतना मज़ा नहीं आ रहा है, बट तुम्हें वो डायरेक्टर के लिए या उस पूरे क्रू के लिए या उस पूरे क्रिएटिव टीम के लिए उतनी शिद्दत से काम करना चाहिए, ये मुझे लगता है। तो अभी भी मैं बहुत मेहनत से काम करता हूँ, बस उतना ही। आई नो, आई रिमेंबर बिफोर लॉकडाउन, जस्ट बिफोर लॉकडाउन, मैं मार्केटिंग कर रहा था, आप उस फिल्म में एक्टर थे। उस समय भी जीतू, मतलब बिहाइंड द कैमरा हम लोग अक्सर ये बात करते थे कि यार ये लड़का मेहनती बहुत है। ये एक टैग आपके संग हमेशा चलता है कि यार ये बंदा मेहनती बहुत है। तो कभी ऐसा लो फेज भी फील होता है कि यार मैं इतना मेहनत करता जा रहा हूँ, वो चीज़ नहीं मिल पा रही? हाँ, मतलब ऐसे मोमेंट्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं, बट वो बहुत हावी नहीं होने देता मैं उन चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर ऐसा फेज़ आता है कि हाँ जिस तरह का काम वाइज तुम कुछ अचीव करना चाह रहे हो और वो हो नहीं रही है, तो मैं छोड़ देता हूँ कि ठीक है अभी के लिए रहने देते हैं, अभी कुछ और करते हैं, या तो काम में कुछ और करते हैं, या फिर काम ही छोड़ के थोड़ा चिल करते हैं लाइफ में, दोस्तों से मिलते हैं, थोड़ा ट्रैवल करते हैं। तो मैं उन चीज़ों में बिजी हो जाता हूँ, और समहाउ जब तुम छोड़ते हो ऐसी चीज़ें यूनिवर्स में, तो अपने आप तुम्हारे पास जो तुम चाहते हैं वो आने लगती हैं, मुझे ऐसा लगता है। बट आई थिंक कि मेरे लिए वही है कि जब भी चीज़ें हावी होने लगे तुम पे कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ और मुझे मेरे से हो नहीं रहा, तो बेटर है कि थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, या तो तुम्हें अपने आप स्पेस मिल के तुम्हें कुछ क्लिक करेगा कि हाँ मुझे ऐसे करना चाहिए, तो शायद मैं इसमें मुझे सक्सेस मिले, या फिर वो अपने आप होता है। तो थोड़ा सा ऑर्गेनिकली ही चीज़ें हों, उस पर बिलीव करता हूँ मैं। बिल्कुल। जीतू, आज की तारीख में इंडस्ट्री में हमेशा एक चलता रहता है नेपोटिज्म और ये सब। नेपोटिज्म को आप किस तरीके से देखते हैं कि नेपोटिज्म कितना सही है, कितना गलत है? दूसरी चीज़ कि कभी लगता है यार ये स्टार किड ये फिल्म कर रहा है, मैं बेटर कर जाता यार, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट अ स्टार किड, आई एम नॉट गेटिंग दैट प्लेटफॉर्म। मतलब ये ऑनेस्टली ये पर्टिकुलरली किसी स्टार किड के लिए नहीं लगता। हाँ, नहीं। ये मतलब कई बार फिल्म देख के ऐसा लग जाता है कि यार शायद मैं होता तो बेटर परफॉर्म करता, बट अभी मैं एक ऐसे
ऐसी जगह पे हूँ, ऐसी पोजीशन पे हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि बस वो लगता है। जब तुम बाहर होते हो तो तुम्हें लगता है कि अच्छा यार मैं शायद बेटर करता, बट तुम उस सिचुएशन में आते हो, तुम अपनी सिचुएशन के अराउंड ही काम करते हो, उन उन सिचुएशन को फेस करते हुए काम करते हो। तो वो कंपैरिजन करना कि मैं होता तो बेटर होना होता, या फिर यार ये इसको चांस पहले मिल गया, ये सब मतलब मुझे लगता है कि फिजूल की बातें हैं। ठीक है, ये बातें करके मतलब बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हो सकता। ये सिर्फ करने वाली बातें हैं। ये बातें कुछ अगर तुम करोगे तो कुछ लोगों को बड़ा पसंद आएगा कि हाँ ये इस तरह की बातें कर रहा है, और कई बार लोगों को लगेगा कि ये क्या नेगेटिव बातें हो रही हैं। तो ये सब बातें वाली बातें हैं। अदरवाइज जब तुम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में होते हो तो तुम्हें ही पता है कि तुम कैसे वो काम कर रहे हो और कैसे लोग परसीव करेंगे। तो तुम फोकस यही करते हो कि तुम्हारे उस काम का अप्रिशिएशन क्या हो रहा है और कहाँ पॉजिटिव बातें हो रही हैं। और ऑफकोर्स मतलब कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है वो तुम लेके तुम आगे बढ़ना चाहते हो। तो आई होप कि सभी लोग वैसे काम कर रहे होंगे। तो बाहर बैठ के उस तरह से सोचना थोड़ा फिजूल लगता है। आई नो कि सबकी लाइफ में वो फेज़ आता है जब तुम सोचते हो ऐसा, और वो आते हैं फेज़, बट वो किसी पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि किसी नेपोटिज्म के अगेंस्ट है या स्टार किड के अगेंस्ट है। वो किसी भी फिल्म को तुम देखोगे और तुम्हें लगेगा कि यार काश मैं होता इधर। बट मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ मतलब गॉड हैज़ बेटर प्लान्स। ठीक है, जो तुम सोच रहे हो कि हाँ मैं बेटर होता, नहीं, गॉड हैज़ बेटर प्लान फॉर यू। तो शायद जो तुम्हें मिल रहा है वो ज़्यादा बेटर है। तो आई थिंक लाइक एक बार हम लोग, बहुत पुरानी बात है, कुछ अच्छा ऑफर था, पैसे वाइज बहुत अच्छा ऑफर था, बट हम लोग बहुत इन्वॉल्व थे कंटेंट में उस टाइम पे। जब ये अर्ली 2013 जब मैं आया था, 1 साल 1.5 साल की बात है, जस्ट थोड़ा बहुत पॉपुलर हुआ था, लोग काम के लिए बुलाने लगे थे, उस तरह का एक सिचुएशन था। एंड बहुत अच्छा ऑफर था, लाइक कमर्शियली इट वाज गुड ऑफर, बट कंटेंट शायद उतना अच्छा नहीं था। तो बड़ी बड़ी तकलीफ में थे हम लोग कि यार इसको मना करें या कर लें, कि क्योंकि अगला साल पूरा शॉर्ट हो जाएगा हमारा, फिर हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और हमारा रेंट और सब कुछ इसमें निकल जाएगा। बट हमने वो काम मना किया, मतलब तो और हमने काम मना किया। और तो हम यही बात कर रहे थे, मैं और मेरा फ्रेंड, कि यार एक टाइम था हम ये बोलते थे कि यार हाँ हमें इतने ही पैसे मिल रहे हैं, हमने ये काम किया, हमको इतना ही पैसा मिला, बट आज हम इतना बड़ा काम रिजेक्ट भी कर रहे हैं। तो एंड हम लोग देख रहे हैं ना कि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी या इससे भी बेटर कुछ काम आएगा। तो जब वो कंपेयर करते हैं तो वो लगता है कि वो फिजूल था यार, इस तरह से सोचना कि नहीं हम आज वहाँ होते तो ज़्यादा बेटर होता। तो ये फिजूल की बातें लगती हैं, ये उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ हमें। जीतू, अगर देखा जाए इंडिया के अंदर ये जो सीरीज़ का एक ट्रेंड आया वो आप लोग लेकर के आए। सबसे पहले आई थिंक परमानेंट रूममेट वाज द फर्स्ट वेब सीरीज टाइप जो कि यूट्यूब पे आई। उसके बाद जहाँ एक्टर कमर्शियल हीरो और हीरोइन रहे साथ में, पेड़ के पीछे गाना गाए, वो करना था, तो आप आए शुभ मंगल ज़्यादा सावधान लेकर के। दूसरी तरफ जब OTT की बात आती है तो जहाँ लोग बड़ी बड़ी वेब सीरीज़ में आना चाहते हैं, जहाँ बड़े बड़े स्टार किड्स हैं, पोते हैं और बिटियाँ हैं, सबके साथ आप लेके आते हैं पंचायत। तो ये कैसे सिलेक्शन ऑफ वर्क कैसे है आपका? आई थिंक वही, हाँ, आई थिंक गॉड हैज़ बेटर प्लान्स फॉर यू। कि ठीक है तुम रिजेक्ट करते हो या फिर तुम कहीं से रिजेक्ट होते हो एंड तुम्हें लगता है कि हाँ यहाँ मैं हो सकता था, बट आई थिंक जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है वही तुम्हारे पास आ रहा होता है और तुम उधर ही काम कर रहे होते हो। और जो भी चीज़ तुम्हारे लिए वर्क नहीं करती तो आई थिंक वो किसी वजह से होता है, तो वो तुम्हें कुछ सिखा के जाता है, वो एक एक्सपीरियंस है पूरा। तो आई थिंक आई एम रियली लकी कि जो भी मुझे फिल्म्स मिली वो बहुत अलग थी। लाइक अगर हम रोमांस की बात करें तो शुभ मंगल ज़्यादा सावधान एक बहुत अलग रोमांस है। और आई थिंक ऑफ कोर्स एक रोमांटिक फिल्म करनी थी बहुत टाइम से, तो ये इस तरीके से मेरे पास एक रोमांटिक। यू रिमेंबर दैट टाइम हमने पूरे पैन इंडिया का एक रिएक्शन लिया था इसके ऊपर। हाँ, एक वीडियो बनाया था अपन ने यूट्यूब का। और आई वॉज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि आई वॉज हेडिंग दैट, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार क्या रिएक्शन आएगा, ये तो नेगेटिव ना हो जाए, बट पीपल रियली अप्रिशिएटेड दैट। हाँ, वो कहीं ना कहीं एक थॉट था, पर जैसी मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी, मतलब उससे पहले एक थॉट आता है कि यार इस मुद्दे पे हम फिल्म बना रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो मुद्दा था। हाँ, अभी अपन बहुत सारे लोग शायद एक्सेप्ट कर चुके हैं वो रियलिटी, और एंड वी आर कूल विद इट, हम चिल भी रहते हैं कि ठीक है। बट उससे पहले या उस टाइम पर उतना ईजी माहौल नहीं था, और शायद अभी भी काफ़ी जगह उतना ईजी माहौल नहीं है इस कंट्री में। तो वो एक मुद्दा था उस टाइम पे, उस मुद्दे पे फिल्म बन रही थी। तो एक
था एक संकोच कि पता नहीं कैसा क्या बनेगा और किस तरह बट के उस visuals मुद्दे होंगे। पे अगर देखो तो जो भी LGBT के ग्राफ पे जो भी फिल्में बनी हैं वो बॉक्स ऑफिस पे इतना कमाल नहीं कर पाई, बट इफ यू रिमेम्बर हमारी फिल्म जो थी हाँ शुभमंगल दा सावधान वाज हाँ रियली हाँ गुड, डिसेंटली वेल। हाँ उसने वो अच्छा उसका किया था। वही रीज़न है। वो जैसी फिर मैंने जैसी स्क्रिप्ट सुनी तो मैं बहुत रिलीफ फील किया मैंने कि हाँ ये वैसी स्क्रिप्ट नहीं है और ये बहुत मज़ेदार कहानी है। इट्स लाइक इट फील्स लाइक अ नॉर्मल लव स्टोरी, जो कि सबसे अच्छी बात है उस फिल्म की। इसमें कुछ अपन ने ऐसा अलग से इंटेंट नहीं किया, हमने बैठ के प्रीच नहीं किया कि ये चीज़, हमने एक उस चीज़ को एक नॉर्मल लव स्टोरी में दिखाने की कोशिश की, जो कि एक्चुअल साइड है। उन लोगों के लिए बहुत नॉर्मल लव होता है, जैसे जिस तरह के जिसको हम बोलते हैं कि हाँ नॉर्मल प्यार एक लड़का लड़की के बीच होना चाहिए, तो उनके लिए भी जो सेम जेंडर है या किसी दूसरे जेंडर के साथ लव है उतना ही नॉर्मल होता है। तो ये फिल्म इंटेंड कर रही थी थ्रू आउट और विदाउट प्रीचिंग, एंड आई थिंक मज़ेदार थी, गाने थे, सब कुछ था। तो वो स्क्रिप्ट सुनते ही मुझे लगा था कि ये मुद्दे पे फिल्म नहीं बन रही है, ये अगेन एक मॉडर्न लव स्टोरी है। और एक बार ऑडियंस देखने पहुंच गई तो उनको वो वाइब आएगी फिल्म से कि उनको मज़ा आएगा, एंड वही हुआ। एंड फाइनली वो काफ़ी अच्छा भी की। और पंचायत कैसे सेलेक्ट किया? पंचायत सेलेक्ट नहीं हुआ। आई थिंक उस टाइम पे हम लोग उस टाइम पे TVF में हम लोग बैठ के हर एक मंडे मीटिंग होती थी, जिसमें सब लोग बैठ के सारा काम छोड़ के, जो भी उनका काम रहता था वीकली, वो सब काम छोड़ के पूरे दिन आइडियाज़ जैम करते थे कि क्या क्या आइडियाज़ हो सकते हैं, क्या किसने स्केच बन सकते हैं। तो स्केच वाली टीम अलग होती थी, वेब सीरीज़ वाली टीम अलग होती थी। तो वो बैठ के आइडियाज़ नए नए अतरंगी, तो पूरे वीक में अगर तुमने कभी बैठ के रात में बैठ के कुछ सोचा हो कि हाँ ये आइडिया पे कुछ हो सकता है, तो वो सारे आइडियाज़ तुम्हें थोड़े से डेवलप करके लेके आने मंडे तक। तो वो एक टास्क होता था सबको। तो जितने भी राइटर्स होते थे सब लोग जाम करते थे आइडियाज़ पे। तो वहीं पे एक आइडिया आया कि ऐसा कुछ दिखाएं जो कि गांव में हो। बहुत बेसिक आइडिया था कि गांव में पेड़ के नीचे दो गांव वाले बैठ के जो आसपास चल रहा है उनका पर्सपेक्टिव क्या है। ये आइडिया था कि अगर जैसे आज इलेक्शन है, इलेक्शन के बारे में बात करनी है, तो वो दो गांव के लोग क्या बात कर रहे होंगे, उन पे एक स्केच बनाया जाए 10-10 मिनट के। एक सीरीज चलेगी, जब भी मन किया वो दो लोग कैरेक्टर पॉपुलर किए, वो दो लोग बैठेंगे और चलो आज LGBTQ पे इनका क्या पर्सपेक्टिव है, ये दोनों बात करेंगे। अच्छा ओला उबर एक नई चीज़ आई है शहरों में, इस पे इन दोनों का क्या पर्सपेक्टिव है। तो ये दोनों गांव वालों के पर्सपेक्टिव पे क्या बात करेंगे, वो थोड़ा वेल रिसर्च करेंगे। ऐसा नहीं कि स्केची बना दिया या वैसे वाला, हम बाकायदा गांव जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों से रिसर्च करेंगे कि ओला उबर के बारे में वो लोग क्या सोचते हैं या LGBTQ के बारे में वो क्या सोचते हैं। तो ये मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और फिर उस पर रिसर्च करके कॉन्टेंट बनाएंगे और ऐसे 10-10 मिनट के स्केच चालू करते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग लगा सबको। फिर वहाँ से आया कि यार ये इसको यहीं तक लिमिट नहीं करते हैं। फिर एक और आइडिया था कि अपन को एक ऑफिस ड्रामा करना है, एक ऑफिस बनाते हैं जिसमें 4-5 कैरेक्टर पॉपुलर करते हैं, जो कि थोड़ी लंबी सीरीज होगी और उसमें कैरेक्टर को ट्राई करेंगे कि इस्टेब्लिश हो जाए अच्छे से, और उन कैरेक्टर्स के ट्रैक्स खोलते रहेंगे और ऑफिस ड्रामा। ठीक है, तो वो ऑफिस क्या होगा, कॉर्पोरेट ऑफिस में बहुत हम कुछ कर चुके थे, 2-3 चीज़ें बना चुके थे। ठीक है, बहुत अर्बन कंटेंट तो चल ही रहा था, तो कुछ भी ऐसा फ्रेश नहीं आ रहा था। तो समहाउ हमने मिक्स किया इन दो आइडियाज़ को कि क्या वो ऑफिस गाँव में हो सकता है। अगर गांव में ऑफिस होगा तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, आंगनबाड़ी हो सकता है, पंचायत हो सकता है, स्कूल हो सकता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग सेटअप आया कि हाँ स्कूल भी हमने देख चुके हैं और आंगनबाड़ी बहुत नीच हो जाएगा, चलो एक पंचायत का ऑफिस रखते हैं। उसमें ऑफिस के अंदर की ही बातें हैं कि 5 कैरेक्टर स्टैब्लिश हो गए, उनका क्या है, उनका अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग चीज़ों पे लेके। तो यहाँ से चीज़ें डेवलप हुई। एंड देन जब आई थिंक जो पंचायत के राइटर हैं चंदन एंड जो डायरेक्टर हैं मिश्रा जी, ये लोग गाँव गए रिसर्च करने अबाउट, फिर उनको पता चला कि नहीं ये तो काफ़ी बड़ा स्कोप है इस शो में, ये सिर्फ ऑफिस के अंदर लिमिटेड नहीं हो सकता, ये बाहर भी जाएगा। तब ही मज़ा है इसका, जब तक ये गांव में नहीं निकलेगा, जब तक गांव का रंग नहीं दिखेगा। पहले तो हम सोच रहे थे कि ऐसा पंचायत का सेटअप कहीं फिल्म सिटी में बना के या गोरेगांव में सेटअप बना लेंगे और वहीं पे चलता रहेगा। देन वी रियलाइज़ कि नहीं, हमें अगर कुछ अच्छा करना है तो गाँव की चीज़ें तो दिखानी पड़ेगी। और जिस तरीके से फिर चंदन लिख के लेके आए जो पूरा रिसर्च कॉन्टेंट को, वो जब उन्होंने कहानी में कन्वर्ट किया, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था, वो बहुत फ्रेश था एंड बहुत सहज था। तो सबको अच्छा लगा, बट वो ऐसा प्यार मिलेगा या इस नंबर पे लोग देखेंगे वो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट पंचायत के तो डायरेक्टर बड़े फेमस हैं, हाँ, एज एक्टर बड़े पसंद किए गए। पहले यूट्यूब वर्ल्ड के पहले स्टार हैं इस कंट्री में दीपक कुमार मिश्रा। तो तो पहला वीडियो जो वायरल हुआ था वो उनका था, राउडीज करके, जो पहला
स्केच था हमारा, और वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। हम लोगों ने उस कैरेक्टर्स को लेके बहुत बहुत सारे लाइव शोज़ भी किए हैं थ्रू आउट। ठीक, हम कॉलेजेस में जाते थे और वो कैरेक्टर बड़ा पॉपुलर था, तो उसके साइड में हम लोग भी कुछ कुछ अपने स्केचेस करते थे, बट मेन कैरेक्टर्स की बहुत डिमांड हुआ करती थी उस टाइम पे कॉलेजेस में। आई रिमेंबर जो आपका परमानेंट रूममेट्स में एक छोटा सा एक आपका किरदार आता है, वो मतलब हंसा के लोट, मतलब यू गाइज आर टॉकिंग अबाउट सेक्स, बट द वे यू आर टॉकिंग अबाउट सेक्स इज एक्चुअली लाइक हंस के आदमी लोटपोट हो जाए। वो कैसे पिक्चराइज किया, मतलब वो कितना डिफिकल्ट था, क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय दिमाग में ये भी चल रहा था कि यार घर वाले भी देखने ही वाले हैं ये। आई थिंक ये बात दिमाग में थी कि घर वाले देखने वाले हैं, और ऑडियंस को भी शायद बहुत हमसे बहुत क्लीन कंटेंट देखने की एक्सपेक्टेशंस हैं, तो ये दिमाग में था, इसलिए एक थिन लाइन पे खेलना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो वो एक बहुत अच्छा रीज़न था कि अच्छा यही चीज़ अभी अगर हम सेक्स के बारे में जोक्स बना रहे हैं या बातें कर रहे हैं, तो वो कैसे बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगी, कैसे वो लोग फैमिली के साथ भी देख जाएं, क्योंकि परमानेंट रूममेट्स के 3 एपिसोड आ चुके थे और बहुत फैमिली भी देख रही थी। Correct. तो ऐसे क्योंकि उसमें फैमिली वाले भी कुछ कैरेक्टर्स थे, तो थोड़ा थोड़ा उसमें हमने ऑडियंस इवॉल्व हुई थी हमारी, लाइक एज ग्रुप वाइज, और बड़े लोग भी देखना स्टार्ट कर दिए थे उस शो को। अब वहाँ पे 4th एपिसोड ऐसा होने वाला था जो कि सेक्स के अराउंड है, तो वहाँ से आया, और ऐसा कुछ थॉट नहीं था। बेसिकली ये था कि आई थिंक कमेंट्स में थोड़ा ये आने लगा था कि क्योंकि स्केचेस में बहुत ज़्यादा करता था कि अरे वी वुड लाइक टू सी जीतू इन दिस सीरीज, वी वुड लाइक टू सी, तो वैसा वाला हो रहा था। तो डायरेक्टर और जो समीर सक्सेना जो डायरेक्टर हैं और विश्वपति सरकार जो राइटर है, वो सोच रहे थे कि कैसे इसको लेके आए इस कैरेक्टर को। कुछ बैठ नहीं रहा मामला, मतलब ऑफ कोर्स लाना चाहते हैं बट मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब जो भी वो सोच रहे हैं, जिस तरह का भी कैरेक्टर फिट भी होना चाहिए, हाँ फिट भी होना चाहिए, बट कुछ नया पर्सपेक्टिव नहीं आ रहा कि अपन मुझे ऐसे कुछ फॉर्मेट में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो क्या ऐसा नया करें, क्या ऐसा नया करें, उस जोन में था। एंड समहाउ मेरा एक फ्रेंड था जो उस तरह के सवाल उसने मुझसे किए कि यार मतलब ठीक है, मतलब किस तक तो हो जाती हैं यार बातें, आगे कैसे बढ़ते हो यार, उसके आगे कैसे होने लगती हैं चीज़ें। तो मतलब मैं भी उसका कुछ जवाब नहीं दे पाया। मुझे लगा कि यार ये है तो बड़ी फनी बात कि होता कैसे है। तो मैं उसको, तो मेरा जवाब ये था कि यार मतलब वंस यू किस देन अपने आप चीज़ें होने लगती हैं, मतलब इट फ्लोज। बट मेरे पास भी कोई एक आर्टिकुलेटेड जवाब नहीं था, तो ये कहानी मैं उनको सुना रहा था कि मेरा दोस्त इतना कार्टून है और वो इस तरह की बातें कर रहा था। तो वो लोग हंस हंस के पागल हो गए, समीर और बिस्सो हंस हंस के पागल हो गए कि यार ये कौन दोस्त है तेरा और ये कैसी बातें हो रही हैं। तो जिस तरह से मैं नरेट कर रहा था, उसी रात की बात है, उन्होंने बोला कि हाँ ये इस तरह का कुछ कर सकते हैं। तो वहाँ उस पूरी रात भर हम लोगों ने बैठ के जैम किया, मुझे याद है। आई थिंक नेक्स्ट डे नाइट शूट था, और उस रात तक हम अटके हुए हैं। रात को ये क्रैक आया कि इस तरह का कुछ डालते हैं और बहुत थिन लाइन पे खेलेंगे कि ये बंदा है, अब अचानक से इसकी वाइफ इसका टेस्ट ले रही है कुछ चीज़ों को लेके, और ये समझ नहीं रहा है, ये थोड़ा सा नाइव है, ठीक है। अब इसको लगता है कि शायद सेक्स को लेके टेस्ट ले रही है, तो वो फंडे लेता है मिक्की भैया से, एंड मिक्की भैया को भी कुछ खास आइडिया है नहीं, बट मिक्की भैया से भी कोई उसका जूनियर आइडिया ले रहा है, तो वो भी प्रिटेंड कर रहे हैं कि हाँ वो बहुत सेक्स मचाते हैं। तो एक बहुत अच्छी सी सिचुएशन हमको क्रैक हुई रात में। और उसके बाद जो आई थिंक बिस्सो लिखना रात भर लिखा बिस्सो ने, एंड कुछ रात को अगले दिन रात को शूट था, नाइट शूट था, और हमें 3 बजे के आसपास स्क्रिप्ट मिली। और वो स्क्रिप्ट मिली, इतनी मज़ेदार स्क्रिप्ट की हम लोग थिन लाइन पे भी खेल गए थे और पूरा एंटरटेनमेंट भी इंटैक्ट था, एंड थोड़ा सा रियलिटी भी थी लोगों की। तो बड़ा ही सही बैलेंस्ड स्क्रिप्ट हमको आई वो 4th एपिसोड की, एंड करते वक्त भी बहुत मज़ा आया। करते वक्त भी मतलब उसके जो डायलॉग्स थे वो वैसा हो रहा था कि हम लोग, जनरली होता नहीं है ऐसा कि हम लोग सेट पे भी हंसें और ऑडियंस को भी हंसी आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत इन्जॉय कर लेते हैं, फिर ऑडियंस को हंसी नहीं आती, फिर ऑडियंस को लगता है कि हाँ ठीक था। सही बात है। और कई बार हमें बिल्कुल हंसी नहीं आती, लेकिन ऑडियंस बहुत अच्छे से रिसीव करती है उन चीज़ों को और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं वो सारे जोक्स। बट वो आई थिंक पहली ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोग बहुत हंसे और ऑडियंस ने भी उतना ही इन्जॉय किया। जीतू, ये तो था, फिर कोटा फैक्ट्री ने मतलब एक अलग तरीके का एक प्लेटफॉर्म सेट किया, तो वो कोटा फैक्ट्री कैसे लाइफ में आई, और क्या मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है वो असली जीतू की कहानी है। आई थिंक बड़ा ही अजीब सा फेज था वो लाइफ का, कि कुछ वैसा हुआ था कि 3-4 मेरी चीज़ें थी वो सब कैंसिल होती चली गई। मतलब कि एक सीरीज़ आने वाली थी वो नहीं हुई,
ठीक है, और फिर कुछ और, एंड फिर मैं कुछ हम लोग जो कोटा के राइटर हैं, वन ऑफ द राइटर सौरभ खन्ना, वन ऑफ द मेन राइटर जो सीज़न 1 के राइटर हैं, तो उनके साथ मैं कुछ और एक सीरीज़ डेवलप कर रहा था, एंड हम लोग जैम कर रहे थे एक नए शो पे और अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही थी। देन सडनली लाइक हमने 10 एक दिन कुछ उस पर काम किया होगा, स्टोरी लाइन क्रैक कर रहे थे हम लोग, एंड 10 दिन बाद मुझे सौरभ खन्ना का कॉल आया कि यार एक बार अपने जो हेड हैं उनसे बात कर लेना, क्योंकि अभी अपन को ये प्रोजेक्ट होल्ड पे रखने के लिए बोल दिया। मुझे लगा कि यार दिस इज़ लाइक वो लाइक अब मेरी 5वीं चीज़ है जो बंद हो रही है, तो मैं काफ़ी दुखी था। देन जब मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि देख अपन ये बंद कर रहे हैं बिकॉज हमको एक और शो डिलीवर करना है विच इज़ अबाउट कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड दिस थिंग, उसमें एक टीचर का रोल है, एंड आई वॉन्ट कि वो करते हैं, ठीक है। एंड मुझे लगा कि यार टीचर अभी तो लाइक टीचर एक अलग ही एज ग्रुप हो जाता है फॉर एन एक्टर, और मुझे लगता है कि पता नहीं कैसे वो क्या करेगा। और वो बोल रही थी वो स्प्रिंकल्ड होगा, मतलब वो बहुत क्लियरली उन्होंने बताया था कि इट विल नॉट बी ए फुल फ्लेजेड रोल, बच्चों की कहानी है, उसके बीच में एक टीचर का एक सीन है हर एपिसोड में, और कुछ बहुत डिफरेंट टीचर दिखाएंगे फॉर श्योर, वो मान के चल, बट अच्छा है, ये अच्छा है, क्रैक किया है हमने, और पहले इस पे काम करते हैं, एंड आई नीड सौरभ खन्ना ऑन दिस थिंग। तो उनको ये जो तुम अभी चीज़ डेवलप कर रहे थे ये बाद में करेंगे, बट पहले इस चीज़ पे फोकस करते हैं। सो आई थिंक हाँ, वो काफ़ी, जिस दिन कोटा ऑफर हुआ था उस दिन वो मेरा काफ़ी दुख भरा दिन था। उस दिन मैं काफ़ी रोया कि मैं काफ़ी सारी चीज़ों पे मैं फ़ाइट मार रहा था और वो नहीं मिली, एंड आई लाइक ठीक है अब जो भी है ये टीचर वाला जो भी रोल है ये करते हैं। फिर आई थिंक 2 महीने उन्होंने राइटिंग पे टाइम लिया और वो जल्दी डिलीवर करना था। लाइक हम लोगों ने 2 महीने राइटिंग करके 1 महीना शूट करके, और आई थिंक 5वें-6ठे महीने वो आ भी गया था, लाइक वेरी क्विक, लाइक 5-6 महीने में डिलीवरी देनी थी उस शो की हमें, और आ भी गया, रिलीज़ भी हो गया। तो और उसकी ऑडियंस मुझे लग रहा था कि आएगी, बिकॉज वो आई थिंक एक ऐसी चीज़ के बारे में बात हो रही है जो कहीं ना कहीं सब लोग ही इन्वॉल्व हैं उस चीज़ में, सारे पेरेंट्स, सारे बच्चे वो उस चीज़ से कनेक्टेड है। तो मुझे लग रहा था कि एक बार हिट हुआ तो ये फैलेगा, मतलब ये लोग देखेंगे इसे, क्योंकि उसकी ऑडियंस है, जो कि पंचायत में मुझे उतना नहीं लगता था कि इसको कौन क्लिक करेगा। ऑफ कोर्स अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे सीन्स हैं, अच्छा बना है, एंड बहुत मेहनत है, बट कोटा में ये था कि हाँ इसको लोग देख लेंगे, नीश ऑडियंस भी देख लेगी, और लोग हैं उस टॉपिक से कनेक्टेड हैं, और हम जिस तरह का कंटेंट करते हुए आ रहे थे वो वही ऑडियंस है जनरली, लाइक मेनली इंजीनियर्स, या उस टाइम पे जो हमारा जो मेन ऑडियंस था, तो उनके लिए वो तो देख ही लेगी ये शो। तो उस पर एक था कि हाँ एक पर्टिकुलर नंबर आने वाला है, बट वो भी बड़ा नंबर आया उस पर भी, और वो एक्चुअली जो जनरली इस तरह के शोज में जो प्रीचीनेस होती है वो नहीं थी। वेरी ट्रू। जब वो बहुत लाइक हार्ट टू हार्ट बात करता है, लाइक जब वो टीचर है वो मुझे लगता है बहुत डिफरेंट किस्म का टीचर है। वैसा टीचर ना मैं हूँ, ना मैंने वैसे टीचर्स मेरे टाइम पे देखे थे। मतलब क्योंकि टीचर्स वहाँ पे बहुत बिजी हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है उनके पास, बहुत सारी क्लासेस लेनी होती है, तो बच्चों से उतना क्लोजली कनेक्टेड नहीं है इन रियल लाइफ। अब हो गए हैं, अब उनको पता चला है कि हाँ नहीं, बच्चों से कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है, बच्चों की प्रॉब्लम समझना बहुत ज़रूरी है, बच्चों की लाइक एकेडमिक प्रॉब्लम्स तो हैं ही, बट लाइक जो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो उनसे कैसे डील कर रहे हैं, उनके भी बेहतर तरीके हम उनको बता पाएँ, उनको कुछ गाइड कर पाएँ। तो ये अब टीचर्स को फील होता है और ये हो भी रहा है, बट हमारे टाइम पे नहीं था। हमारे टाइम पे इट वॉज लाइक बहुत सारे बच्चे होते थे, उनको एक टीचर एक आएगा माइक पे और मतलब बड़े बोर्ड पे पढ़ाएगा, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। ऑफ कोर्स स्टूडेंट फील करते थे कि हाँ ये टीचर अच्छा है और ये टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, और इनसे स्टूडेंट फिर भी एक बॉन्ड फील करता था, बट टीचर के लिए वो बॉन्ड फील करना इतने हज़ारों के बच्चों की तादाद में वो थोड़ा उनके लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं था। तो वो नहीं होता था। तो जो कोटा फैक्ट्री में टीचर है वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था उस टाइम पे, मतलब। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत फिक्शनलाइज कैरेक्टर था जो राइटर्स की दिमाग की उपज थी कि ऐसा दिखाएंगे, ठीक है। वो बच्चे को लगेगा कि कोटा की बड़ाई करता हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट की बड़ाई करता हूँ तो एक मक्खन लग जाएगा सर को, बट वो ही सामने से बोल रहा है कि कोटा ऐसा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ये करते हैं तुम्हारे साथ। तो बहुत ही अलग कॉन्वर्सेशन है जो सीजन 1 में आता है। आई थिंक वो काफ़ी हिट किया, एंड ऑफ कोर्स मेरे लिए वो उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। जीतू, उसके बाद जब आप बॉम्बे आए या फिर जब आप एक्टर बनने का भी सोचा, तो किसको आप आइडलाइज करते थे कि यार आई वांट टू बी लाइक दिस? आई थिंक बहुत सारे लोग हैं एक्टिंग में। मेनली अगर मैं जिस टाइम में शुरुआत करने से पहले आई थिंक इरफान खान एंड शाहरुख खान
दो ऐसे लोग थे जिनके काम से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, जिनकी पर्सनल लाइफ से भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि कैसे वो लोग इस इंडस्ट्री में आए और कैसे उन्होंने अपना काम किया और किस तरीके से वो बेहतर होते गए अपनी अपनी चीज़ों में, ठीक है, अपने क्राफ्ट में और अपने लाइक जो भी उनके लिए वर्क कर रहा था वो उन्होंने उस पर उन्होंने कैसे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश किया और लाइक उस वो मुकाम पाया। तो ये काफ़ी उनकी जो ये चीज़ें थी तो वो काफ़ी इंस्पायर करती थी दोनों की। शाहरुख सर से आपकी मुलाकात हुई? हाँ, आई थिंक मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे मेरी शाहरुख से भी और इरफान साहब दोनों से मुलाकात हुई, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो थी कि जब मैं कॉलेज में इरफान सर की मूवीज़ देखता था तो मैं अपने दोस्तों को बोलता था कि एक दिन बस कुछ नहीं, ना फ़ोटो चाहिए मुझे, ना ऑटोग्राफ चाहिए मुझे, बस इनके साथ बैठ के ना बस बात करनी है, आधा घंटा। करेक्ट। आधा घंटा एक बार बात ये करने आता को है, मिल फील जाए। आता है किसी हाँ, किसी के लिए। हाँ, तो वो मेरे लिए इरफान सर के साथ था एंड वो मोमेंट आया लाइक वो आई थिंक उनकी फिल्म थी मदारी। मदारी का प्रमोशन चल रहा था एंड ऐसे ही मैं उनका इंटरव्यू लेने पहुंच गया था। सो पूजा फिल्म्स में? नहीं, वो टीवी ऑफिस में हो रहा था। अच्छा। तो वो आए थे ऑफिस हाँ। एंड वो अपनी फिल्म प्रमोशन के लिए आए थे एंड हमें कुछ सवाल जवाब करने थे हाँ। और उनको जवाब देने थे। तो वो आधा घंटा आई फील कि वो मैंने जो मैनिफेस्ट किया था कि इनके साथ कभी बैठना है वो हो गया थैंकफुली एंड बहुत बहुत मज़ेदार मेमोरी। उस दिन वैसा था कि हाँ उस दिन मैं 9th क्लाउड पे था। लाइक वो एक अलग मोमेंट था क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा हो जाना इट्स मतलब रेयर। तो वो एक मोमेंट था एंड ऑफ कोर्स देन लाइक शाहरुख सर के साथ काम करना, ठीक है, ऐसा इंटरव्यू लेना, उनके साथ भी बैठ के उनसे बातें पूछना कि वो कैसे सोचते हैं या वो कैसे करते हैं, उनके लिए एक्टिंग क्या मायने रखती है, उनके लिए स्टारडम क्या मायने रखता है, वो सारी बातें करना, खुल के बातें करना। और वो ऑफ कोर्स खुल के बातें करते हैं, सारी बातें बताते हैं। तो एंड प्लस उनके साथ एक स्केच किया था उस टाइम पे, वो अपनी मूवी प्रमोट कर रहे थे आई थिंक दिलवाले। तो उसके लिए हमने एक स्केच किया था जो कि पूरा स्क्रिप्ट एंड कहानी थी उसमें एक। तो उनके साथ एक्टिंग वाला काम भी करना तो बड़ा ही दोनों ही चीज़ें हो गई। तो ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड आई रिमेम्बर आप सलमान सर के गेस्ट बन के गए थे बिग बॉस पे। लोग सलमान खान को बुलाते हैं गेस्ट बना के, आपको उन्होंने बुलाया, वो कैसा था एक्सपीरियंस? अच्छा एक्सपीरियंस। आई थिंक बैक टू बैक कुछ एपिसोड शूट कर रहे थे वो बिग बॉस के, ठीक है। तो आई थिंक 2-3 और लोग थे जो उनके गेस्ट थे। तो एक के बाद एक आई थिंक हमारा सबसे लास्ट में अपना सबसे लास्ट था नंबर। मीना जी, मैं और आयुष्मान थे उसमें। तो इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत मज़ा आया। आई थिंक मेरे को तो वही बड़ा फ़नी लगा कि वो स्टेज पे सलमान खान मेरा नाम लेके बुला रहे हैं कि लेट्स वेलकम जितेंद्र कुमार। मुझे लगा कि वो कुछ भी बोल सकते थे, उनको मेरा नाम लेने की क्या जरूरत। तो एक अच्छा फील हुआ उस टाइम पे कि अच्छा, तो एक अच्छी फीलिंग थी पूरा बिग बॉस में जाना और वो एपिसोड में जाना। यही जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना आपकी, या इसको मासूमियत कह लीजिए या कह लीजिए, जो आप एक्चुअल में, मुझे ऐसा लगता है इसी वजह से लोग आपसे जुड़ते हैं और आपको प्यार भी करते हैं। जो है ना कि यार मेरा नाम लेके क्यों बुलाया। तो ये जो आपका जो एक भोलापन है ना, उससे आपको लोग काफ़ी प्यार करते हैं मुझे लगता है। होपफुली ऐसा चलता रहे। नहीं, बिल्कुल चलता रहेगा। जीतू, आगे की जो जिस तरीके से आपकी लाइफ जा रही है, तो स्क्रिप्ट चूज़ करने के लिए व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू लुक इनटू इट कि यार ये चीज़ें मैं आज की तारीख में सेलेक्टिव हो गया हूँ? नहीं, मैं सेलेक्टिव नहीं हुआ हूँ। मतलब बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इस पर्टिकुलर तरीका रोल करना है या ये चीज़ें मैं बहुत कर चुका हूँ, अब मैं ऐसी चीज़ें नहीं करूँगा। ये इस पोजीशन पे मैं अभी नहीं हूँ कि मैं ये बोल दूँ कि अच्छा मैंने मुझे फॉर्मल्स में क्यों दिखाया जा रहा है, मैं तो बहुत बार दिख चुका हूँ, या मुझे गेज कैरेक्टर वाली क्यों फिल्में बार आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं देखता कि अगर पिछला मैंने कुछ किया हुआ है तो उसको रिपीट नहीं करना है, ऐसा मेरे दिमाग में नहीं है। कहानी ऑफ कोर्स नहीं होनी चाहिए, कहानी कुछ नई चीज़ें बता रही हो, चाहे वो किसी भी जॉनर की हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो हॉरर कॉमेडी हो, चाहे वो हॉरर हो, चाहे क्राइम थ्रिलर हो, चाहे क्राइम ड्रामा हो, चाहे क्राइम कॉमेडी हो, ठीक है, चाहे कोई भी जॉनर हो, बट वो मुझे एक्साइट करनी चाहिए जब मैं सुन रहा हूँ। एंड वो एनर्जी फील हो जाती है। मतलब जब तुम सुनते हो कोई अच्छी चीज़ें, तो मैं उस पोजीशन पे हूँ कि हाँ, जब कई बार ऐसा होता है कि अपन बहुत सारी चीज़ें नेग्लेक्ट कर देते हैं, बोलते हैं चलो काम करना है, तो अच्छा मैंने इस तरह का काम करना है, अगर उस तरह का काम कुछ भी है तो कर लेते हैं। तो वो स्पेस में नहीं है। मतलब थोड़ा डिफिकल्ट स्पेस है कि जहाँ पे तुम्हें एकदम वाइब आ रही है कि हाँ, डायरेक्टर्स और राइटर से कहानी सुनी एंड तुम चाहते हो कि ये काम
हो और ये कहानी बाहर निकल के आए तो मैं कर लेता हूँ। फिर उसमें कुछ भी तिकड़म नहीं होता उसमें। फिर कितना टाइम लेते हो आप? यस नो? टाइम लेता हूँ यार, मैं टाइम लेते हो? टाइम लेता हूँ, मैं खुद से पढ़ता हूँ, फिर एक बार सुनता भी हूँ। मैं कहानी चाहता हूँ कि वो एक बार सुना दें ताकि उनका वर्ल्ड अच्छे से ट्रांसलेट हो कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं कैरेक्टर के बारे में या वो कहानी के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो मैं वो पर्सपेक्टिव मिल जाता है, फिर तुम वापस ब्लैंक करते हो, फिर वापस एकदम ज़ीरो से विदाउट एक्सपेक्टेशन तुम स्क्रिप्ट पढ़ना चालू करते हो। तो फिर स्क्रिप्ट पढ़ते हो, फिर स्क्रिप्ट से तुमको क्या लग रहा है, ठीक है, जैसा स्टोरी तुमने सुनी है क्या उतनी ही इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट में भी है, डायलॉग ड्राफ्ट भी उतना इंटरेस्टिंग है या नहीं। पता चला कि कहानी तो बड़ी अच्छी है, सोचा हुआ तो बड़ा अच्छा है, बट वो कई बार पेपर पे ट्रांसफॉर्म नहीं होता या ट्रांसलेट नहीं होता है, तो बड़ी तकलीफ हो जाती है। फिर ये बोलना बहुत डिफिकल्ट लगता है मुझे कि यार आपने जो कहानी सुनाई वो तो बड़ी अच्छी है, बट डायलॉग्स उतने अच्छे नहीं, तो इसको चेंज कर दो। तो अब पता नहीं ना चेंज होके भी वो बेटर होगा या नहीं होगा। करेक्ट। तो उससे बेटर कि मैं चाहता हूँ कि मैं हट जाता हूँ, कुछ बैठा नहीं मामला, तो मैं वो प्रेफर करता हूँ। रादर मैं बहुत सजेस्ट करना या एडवाइस करना वो मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी और की बहुत ज़्यादा मेहनत लगे उस पर जस्ट बिकॉज ऑफ मी, जस्ट बिकॉज मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उन्होंने लिखी है तो आई थिंक वो कन्विंस्ड है उस चीज़ से, और वो ऑफकोर्स वो कन्विंस्ड हैं, और अगर वो किसी ऐसे एक्टर को लेके आएंगे जो कि उतना ही कन्विंस है तो वो चीज़ अच्छे से वर्क करेगी। बट आधे लोग कन्विंस हैं, आधे लोग कन्विंस नहीं है, तो शायद वो उतने अच्छे से काम ना बने। बट ये इंडस्ट्री टाइपो कास्ट ही बहुत जल्दी कर देती है। मतलब करती है, पर वो आई थिंक इंडस्ट्री से ज़्यादा मुझे लगता है कि पूरा सिस्टम में ऑडियंस भी इन्वॉल्व है, ठीक है। इंडस्ट्री और प्लस हम ऑडियंस के लिए काम करते हैं, हमारे कंज्यूमर ऑडियंस है, तो उनसे भी इन्फ्लुएंस होते हैं हम थोड़े से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई एक चीज़ चल जाती है तो शायद ऑडियंस भी चाहती है कि पार्ट 2 बनाओ, ठीक है, वही कैरेक्टर दोबारा देखना है। तो वही कैरेक्टर दोबारा देखना है तो लोगों को लगता है कि अच्छा वो कैरेक्टर देखना है, क्या उस कैरेक्टर को लेके हम कोई दूसरी कहानी बना सकते हैं। रादर पार्ट 2 अगर कोई दूसरा डायरेक्टर इन्वॉल्व होना चाहे या दूसरा प्रोड्यूसर इन्वॉल्व होना चाहे तो वही कैरेक्टर को लेके कुछ कर पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो वो पॉसिबिलिटीज़ देखते देखते वो कहीं ना कहीं एक टाइप कास्टिंग बन जाती है। पर एक हद तक कोई बुराई नहीं है वो करने में, मुझे लगता है जब तक कि कहानी वर्क कर रही है, कहानी नहीं है सेम कैरेक्टर, क्योंकि हमारा काम इन दी एंड है, मतलब वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। एक कैरेक्टर चूज करके कुछ टाइम वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। आप किसी भी करियर ग्राफ को उठा सकते हैं, ऑफकोर्स बहुत सारे करियर ग्राफ ऐसे हैं जिन्होंने हर फिल्म में अलग तरह का रोल किया है, बट जो बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव करते हैं वो उनकी खास बात ये होती है कि वो सिमिलर चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक करते हैं। वेरी ट्रू। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट मिस्टर अमिताभ बच्चन, तो उन्होंने बहुत कमाल की फिल्में की हैं उस टाइम पे, ऋषिकेश मुखर्जी की भी फिल्में की हैं और बहुत आर्ट फिल्में भी की हैं, बट जो पॉपुलर चीज़ थी वो उनका वो एंग्री मैन वाला कैरेक्टर था जो कि बहुत लंबे, कम से कम 15-20 साल चला है वो। लाइक 70 से स्टार्ट होके 85-90 तक तो चला है वो। शाहरुख सर का भी, हाँ, लवर बॉय तो वो है, मतलब 15-20 साल। तो जितने भी बड़े नाम आप लोगे, और ये इजी टास्क नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी कर सकता है कि सिमिलर टाइप की चीज़ें बार बार पुल ऑफ करना। इन डिफरेंट किस्म की स्टोरी है, मतलब पठान में भी ये पुल ऑफ हो जाता है। करेक्ट। वो एक क्वालिटी है, मतलब वो इतना इजी नहीं है। अगर कोई तुमको क्राइम ड्रामा ऑफर कर रहा है, उसमें तुम ऐसे रोमांटिक हो जा रहे हो, वो ऑफ लगेगा कोई और करेगा तो ये भी एक क्वालिटी है, ये मेंटेन करना या इसको किस तरह के स्मूथली करें कि वो वर्क कर जाए, ये भी पूरा आर्ट है। ये एक डिफरेंट तरह का क्राफ्ट है कि जिसमें तुम ऑफकोर्स नई तरह की कहानियाँ बोलोगे। ऑफकोर्स पठान जवान अलग हैं, बट यू विल सी ग्लिम्स ऑफ सिमिलैरिटीज, एंड उसी चीज़ के तुम दीवाने हो। हम एज ऑडियंस बोल देते हैं कई बार कि यार शाहरुख मिसिंग था, अच्छी फिल्म थी, अच्छी कहानी थी। लाइक स्वदेश को लेके बहुत सारे ऐसे हैं मतलब रिव्यूज़ कि सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, बट कहीं ना कहीं वो शाहरुखनेस मिसिंग थी। करेक्ट। मतलब उस टाइम पे जो फीडबैक थे या रिव्यूज़ थे वो वैसे थे जब वो फिल्म आई थी। आई थिंक अब लोगों ने एक्सेप्ट किया उस फिल्म को उतनी वार्मली जितने वो दूसरे कैरेक्टर्स और दूसरी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। करेक्ट। क्योंकि अब वो फिल्म शायद कहीं ना कहीं समझ में आई है, बट एज एन ऑडियंस हम लोग मिस करते हैं कि यार वो वाली बात नहीं है। बट ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक्टर ने शायद कुछ और ट्राई करने की कोशिश की हो और वो नहीं करती हुआ, बट अगर वो एक्टर अपनी उस पर्सनैलिटी के साथ इतना बड़ा ना होता तो शायद वो वर्क कर जाता। मतलब अगर लवर बॉय इतना पॉपुलर नहीं हुआ होता तो शायद उनका कोई दूसरा कैरेक्टर भी उतना पॉपुलर हो जाता। बट अपने दिमाग में, ऑडियंस के दिमाग में इतनी हैवी होती है ना ये मेमोरीज, ये मोमेंट्स जो शाहरुख सर की फिल्मों से हमको मिले हैं, जो गाने, जो स्वीटनेस, जो एक रोमांटिक वर्ल्ड जो क्रिएट किया है हमने अपने अराउंड, वो बहुत अलग है।
वेरी ट्रू। सो वो हम चाहते हैं बार बार देखना, तो हम ही चाहते हैं, इसीलिए इंडस्ट्री से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि हम एज ऑडियंस हम चीज़ों को टाइप कास्ट करते हैं, बट आई थिंक ऑडियंस ही बता देती है कि आप बोर हो गए हैं, ठीक है अब कुछ नया लेके आओ, और वो ही इंस्पायर करता है इंडस्ट्री को भी और एक्टर्स को भी कि फिर वो कुछ नया ढूंढने का ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, एंड देन दे डू अ कम बैक। जीतू को किसी चीज, जीतू वांट्स कि यार मुझे इसमें टाइप कास्ट होना है, इसमें या टाइप कास्ट मुझे होना है। एक ये पर्टिकुलर जॉनर के लिए आई वांट टू बी फेमस फॉर। नहीं ऐसा कुछ नहीं, नो जॉनर, ऐसा कुछ नहीं। सारे हाँ जॉनर। हाँ सारे जॉनर्स हों, और ऑफ कोर्स ये हो, आई थिंक ऑफ कोर्स मतलब हर किसी एक्टर का यही एम होता है कि वो वर्सेटाइल दिखे, और वो उसको मज़ा ही उस चीज़ का है कि वो अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहें। आई थिंक एसेंस सेम हो सकता है, कैरेक्टर किसी एक तरीके से हर तरह के रोल कर सकता है, मतलब लाइक कॉमेडी भी कर सकता है और क्रिमिनल भी दिख सकता है, वेरी काम एंड कंपोज एंड यू नो, जो जिस तरह के मेरे बाकी कैरेक्टर्स हैं उसी एसेंस में बाकी सारी चीज़ें परफॉर्म हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो वो एक हो सकता है कि हाँ मतलब जैसे अपन इरफान साहब की बात करते हैं, बिल्कुल वो सारे कैरेक्टर्स अलग हैं, बट वो इरफान वाली बात मिसिंग नहीं थी किसी भी कैरेक्टर में, करेक्ट। तुम्हें वो हमेशा मिलेगा। यू वोंट से कि यार इसमें वो मज़ा नहीं आया, ये तुमने कभी नहीं बोला होगा वाइल वॉचिंग इरफान सर की जितनी भी मूवीज़ हैं, ये कभी नहीं बोला होगा कि यार इसमें वो बात नज़र नहीं आई, चाहे वो कैरेक्टर कितना भी हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो कॉमेडी कर रहा हो, चाहे वो एक मतलब 4 लोगों की ensemble कास्ट हो, ही विल बी देयर, लाइक उनकी जो सोल है वो दिखती है। तो आई डोंट थिंक कि ऑडियंस ने कभी उनकी फिल्म्स में वो मिस किया हो। आई रिमेंबर जब मैं फिल्म मार्केटिंग कर रहा था, तो मेरी करियर की सेकंड फिल्म इरफान सर की थी, हिंदी मीडियम, एंड आई जस्ट लव्ड वर्किंग विद हिम। ओह यार, ही वाज अ ग्रेट गाय, वी रियली मिस हिम। जीतू, जो आज की तारीख में जो भी फिल्में चल रही हैं जो बॉक्स ऑफिस में, से बेस्ट एग्जांपल इज 12th फेल जो आई, उस तरीके का कंटेंट आज की तारीख में चल रहा है, और वहीं एक तरफ बड़े बड़े स्टार्स की फिल्म गिर भी रही है। तो इस सिनेरियो को आप किस तरीके से देखते हैं, आई थिंक जहाँ हर प्रोड्यूसर अपनी बड़ी फिल्म लाने में डर रहा है इस समय? आई थिंक वो डर बहुत जायज़ है। आई थिंक टाइमिंग वाली बात है। मुझे लगता है कि हम लोग 4 साल का एक बहुत बड़ा ट्रॉमा झेल के आए हैं, जो लॉकडाउन और ये कोविड था, उसी में थोड़ी चीज़ें इधर उधर हुई हैं, और हम किसी अलग चीज़ों के हम लोग एडिक्ट हो गए हैं, और किसी अलग चीज़ों में हमने अपना कंफर्ट ढूंढ लिया है एंटरटेनमेंट वाइज, लाइक रील्स हो गए या मतलब OTTs हो गए, तो हमने अपना एक कंफर्ट ढूंढ लिया उन चीज़ों में। पर आई थिंक टाइम वाली बात है। अभी तो लेटली मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें बैक टू बैक थिएटर्स में भी चली हैं, ठीक है, और हर तरह का कंटेंट, लाइक मतलब शाहरुख खान मूवीज़ हम बात करें तो वो सारी वर्क की हैं, एंड बीच बीच में भी लाइक जो भी हमने अच्छा कंटेंट, इंडस्ट्री देख रहे हैं धीरे धीरे हावी होती चली जा रही है, साउथ सिनेमा हाँ हो रहा है, लेकिन ऐसा पहले भी हुआ था, 80s में भी ऐसा हुआ था कि हम बहुत लाइक साउथ इंडियंस जो फिल्में बना रहे थे उनसे हम बहुत इंस्पायर हो रहे थे, और वो फिल्में यहाँ पे अच्छा कर रही थी, और उनके रीमेक्स हम लोग बहुत बना रहे थे। तो एक टाइम पहले भी आया था 80s के अराउंड। तो मुझे लगता है फेजेस हैं, निकल जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो थिएटर में मोमेंट जो होते हैं और जो तुम एक्सपीरियंस फील करते हो व्हेन यू वॉचिंग अ मूवी इन थिएटर, तो वो एक अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, और वो मुझे लगता है कभी जाएगा नहीं। वो कभी ना कभी लेके गए आप मूवी दिखाने, अपनी मूवी दिखाने थिएटर में? किसको? पापा मम्मी को? हाँ आई थिंक मतलब जो ऐसे अलग से तो नहीं दिखाने ले गया, पर जितनी भी फिल्में आई हैं मेरी थिएटर में, आई थिंक पहली जो फिल्म थी गॉन केश वो थिएटर में आई थी, उसके बाद शुभमंगल थिएटर में आई थी, तो ये दोनों फिल्में आई थी। तो क्या रिएक्शन रहता है? वो लोग काफ़ी खुश रहते हैं, पर वो लोग खुद ही स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं, तो अच्छा, उनके लिए तो पार्टी वाला माहौल होता है, उनके लिए तो एक शादी वाला माहौल होता है उनके लिए, तो कि हाँ एक अलग फेस्टिवल है, वो लोगों के लिए स्नैक्स, खाना, नाश्ता रेडी रखते हैं, और थिएटर्स तो वो काफ़ी मेहनत करते हैं। जब भी वो दोनों फिल्में आई हैं तो बड़ा ही वार्म वाला एक्सपीरियंस रहा है। हालांकि वो लोग तो बिजी रहे सारे अरेंजमेंट्स में कि अच्छा, और हालांकि होती हैं 2-3 स्क्रीनिंग रखते हैं वो, तो एक स्क्रीनिंग में शायद वो खुद से अलग से बैठ के देखते भी होंगे, बट ऐसे कभी पर्सनली बैठ के बात नहीं हुई कि अच्छा मेरी वो फिल्म कैसे लगी, क्या लगा, वो कभी बातें नहीं होती। वो मैं अवॉइड भी करता हूँ कि वो वाली बातें मतलब मुझे पता नहीं ना क्या रिएक्शन आ जाएगा, तो डरता हूँ मैं।
तो मैं अवॉइड ही करता हूँ, मैं इधर उधर की फालतू की बातें करता रहता हूँ, रादर की मेरी फिल्म, मेरा काम कैसा लगा या मेरी फिल्म कैसी लगी, वो मैं डिस्कशन अवॉइड करता हूँ। गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड यार, ये इसमें कुछ है क्या पानी? ऑफर्स तो बहुत आते होंगे। इनके ये कोई ऑफर से ऐसे कोई ऑफर वाली बात तो नहीं है, बट हाँ ये अपन अवॉइड कर सकते हैं कॉन्वर्सेशन। बिल्कुल जीतू। और हम थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए, आई प्रे टू गॉड आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत मज़ा आया। थैंक यू। हाय गाइस, प्लीज़ कीप वॉचिंग कॉन्वर्सेशन विद ईशान एपिसोड्स। बहुत मज़ेदार लोगों के साथ सारे कॉन्वर्सेशन होने वाली हैं और बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड्स आने वाले हैं। प्लीज़ कीप वॉचिंग इट एंड ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।